मैं जब 30 साल की थी तभी से मैंने मेरे एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन शुरू किया था। एंड नाउ दैट आई एम 40 आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने 10 साल पहले ही एंटी एजिंग स्किन केयर शुरू किया था। ऑब्वियसली मैंने डर्मेटोलॉजी पास की थी, इसलिए आई न्यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटी एजिंग, बट आफ्टर दैट कई सारी रिसर्च स्टडी करते रहने से एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंटी एजिंग मुझे पता चला है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल या कुछ एक दो प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है। देयर आर लॉट होल थिंग्स बिहाइंड एंटी एजिंग स्किन केयर। सो यही कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस वीडियो में ना ही सिर्फ रेटिनॉल, उसके अलावा सन प्रोटेक्शन क्या होता है, कोलेजन ड्रिंक्स क्या है और एस्ट्रोजन क्रीम क्या काम करती है, और उसी के अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ घर में की ट्रीटमेंट्स और कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। हाय, आई एम डॉक्टर माधुरी अनंतवार। आई एम 40-year-old बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं नागपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 सालों से। सो एजिंग का मतलब क्या है? सिर्फ रिंकल आना या फिर स्किन लूज होना ये एजिंग के सिम्टम नहीं है। अदर देन दैट, स्किन एजिंग के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है आपकी स्किन ड्राई, रूखी होने लगती है, डल दिखने लगती है, और उसी के अलावा ये जो फोल्ड कहते हैं, जिसे कहते हैं नेज़ोलेबल फोल्ड, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगती है। यहाँ यहाँ लाइंस दिखने लगती है जिसे रिंकल्स कहते हैं। इधर इस एरिया में यंग एज में जो आपकी बॉर्डर शार्प रहती है वो सैगी, वो शार्प नहीं रहती है, और जिसको जॉयल्स कहते हैं, मतलब आपका फैट पैड जब नीचे आने लगता है आपकी यहाँ की स्किन स्मूथ नहीं, थोड़ी बम्पी होने लगती है। ना ही सिर्फ रिंकल्स, ये सारे सिम्टम एजिंग के हैं। सो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो सबसे बेसिक चीज़ है रेटिनॉल। आप कुछ भी कर लीजिए, पर अगर आपके स्किन केयर रूटीन में आप रेटिनॉल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप एंटी एजिंग स्किन केयर नहीं ले रहे हैं। द रीज़न इज, सी आफ्टर द एज ऑफ 20 हमारी स्किन एवरी ईयर 1% कोलाजन लूज करने लगती, एंड ये जो कोलाजन लॉस रहता है वो मेनोपॉज के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। सो हम ये जो रोज कोलाजन लूज कर रहे हैं उससे रोज रिकवर करना भी ज़रूरी है, जिसमें रेटिनॉल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप रेटिनॉल अगर जल्दी शुरू कर रहे हैं अराउंड 27-30, तो इट्स गुड। एक्चुअली एंटी एजिंग मतलब आपने आपकी स्किन केयर अराउंड 25-27 के एज से ही एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन शुरू करना जरूरी रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल कई सारे वीडियोस देख के लोग कोई भी स्ट्रेंथ पे रेटिनॉल शुरू करते हैं और कैसे भी रेटिनॉल लगाना शुरू करते हैं। सी, रेटिनॉल एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, पर आप सही तरीके से शुरू करें तो। बिकॉज द थिंग विथ रेटिनॉल वेज, ये कई लोगों को पता नहीं है, रेटिनॉल ये आपके स्किन को फोटो सेंसिटिव कर सकता है। दैट मीन्स आप अगर रेटिनॉल यूज करते वक्त धूप से बचाव नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल से ज्यादा टैन हो सकते हैं। और अगर आप रेटिनॉल आपके स्किन के अकॉर्डिंग टू चूज नहीं करते, सो ये इनिशियली आपकी स्किन में बहुत सारे साइड इफेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली दोज आर टेम्परेरी साइड इफेक्ट, और इसी के लिए वीडियोस देख के या इवन मैं बता रही हूँ इसलिए या कुछ सर्च करके अपने अपने हिसाब से रेटिनॉल शुरू नहीं करना चाहिए। सी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्किन। किसी की स्किन डार्क रहती है, किसी की लाइट रहती है, किसी की बहुत जल्दी धूप से डार्क हो जाती, किसी की ऑयली, ड्राई, एंड ये सारी स्किन के लिए एक ही टाइप का रेटिनॉल शुरू करना या एक ही स्ट्रेंथ से शुरू करना ये बेटर ऑप्शन नहीं रहता है। सो फॉर दैट मैटर, आपकी एज और स्किन टाइप के लिए कौन सा रेटिनॉल सुटेबल है ये देखने के लिए एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करना जरूरी है। सो मैं बेसिक जानकारी दे रही हूँ। दो सिरम है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, दीज आर माइल्ड रेटिनॉल, बट स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल मैं इस वीडियो में सजेस्ट नहीं करूंगी, बट बिकॉज ऑब्वियसली वो आप अगर सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को मोर डैमेज कर सकता है rather than काम करने से ज्यादा। सो ऑलवेज मेक श्योर बिफोर रेटिनॉल स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। हमेशा रेटिनॉल को कम स्ट्रेंथ या कम पावर से शुरू करना है, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है। आप कम दिन से भी शुरू कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी आपको हर बार रेटिनॉल लगाना जरूरी है। उसी के साथ ऑलवेज रिमेंबर, रेटिनॉल इसको सिर्फ रात में लगाना जरूरी है, दिन में नहीं लगाना है। एंड
व्हेन यू आर यूजिंग रेटिनॉल, दिन में धूप से बचाव करना जरूरी है। धूप से बचाव मतलब सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, ऑब्वियसली सनस्क्रीन जरूरी है, पर सनस्क्रीन के अलावा आपको कैप, मास्क या स्कार्फ, इन चीजों का भी यूज करना है। बिकॉज रेटिनॉल एक चीज इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में ना ही सिर्फ कोलेजन बढ़ाता है, पर आपकी स्किन का रीन्यूअल रेट भी बढ़ाता है। दैट मीन्स आपकी ऊपर की डेड लेयर जल्दी चली जाती है और नीचे से फ्रेश स्किन आती है। तो अगर आप अच्छे से धूप से बचाव कर रहे हैं तो आपकी स्किन को लाइट भी कर सकता है, बट अगर आप स्किन धूप का बचाव नहीं कर रहे हैं तो इंस्टेड आपकी स्किन को डार्क भी कर सकता है। रेटिनॉल के अलावा देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइड। अभी इफ यू आस्क मी, अब रेटिनॉल और पेप्टाइड के बीच में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी रेटिनॉल इज द बेस्ट, बिकॉज ये एज ओल्ड मॉलिक्यूल है एंड ये कई सारे स्टडीज में प्रूवन है कि ये काम करता है। दैट मीन्स रेटिनॉल यूज करने के बाद स्किन की बायोप्सी लेके भी पता चला है कि आपके स्किन में कोलेजन बढ़ाता है। बट द थिंग विथ पेप्टाइड, इट इज अ न्यू मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली इट्स गुड, इट्स अ गुड एंटी एजिंग, बट नॉट एज इफेक्टिव एज रेटिनॉल। सो ये पेप्टाइड्स किसके लिए होते हैं? सो ये पेप्टाइड एंटी एजिंग से सीरम रहते हैं वो प्रेफरेबली जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जो हल्के भी स्ट्रेंथ में रेटिनॉल सहन नहीं कर सकते, या जिनकी बहुत ही स्किन थोड़े भी चीजें लगा के इरिटेट हो जाती है, ऐसे स्किन टाइप के लिए पेप्टाइड इज अ गुड एंटी एजिंग मॉलिक्यूल। कोलेजन, सो अगेन कोलेजन सप्लीमेंट्स इज अ न्यू थिंग। न्यू थिंग मतलब कुछ साल हुए हैं इसे, बट दे आर नॉट इनफ स्टडीज, सो देर इज नो हार्म। कोलेजन लेके कोई हार्म नहीं है, बट इफ यू आस्क मी अगेन, रेटिनॉल और कोलेजन में कौन सा सबसे बेहतर काम करता है, तो आई वुड से रेटिनॉल, बिकॉज इट इज प्रूवन मॉलिक्यूल। सो कोलेजन में अगेन शायद आप में काम करेगा, शायद नहीं करेगा, पर लेने में कोई हर्ज नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन कोलाजन सप्लीमेंट एंड रेटिनॉल इज गोना वर्क ओनली टॉपिकली जो आप लगा रहे हैं, बट व्हेन यू आर टेकिंग कोलाजन सप्लीमेंट देन वो ऑल ओवर बॉडी आपके काम करेगा। सो कोलाजन सप्लीमेंट लेते वक्त इन कुछ चीजों का अपने ध्यान देना जरूरी है। कभी भी कोलाजन सप्लीमेंट बहुत जल्दी नहीं काम करता, तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने कोलेजन सप्लीमेंट लेना जरूरी है। पॉसिबल हो तो मराइन कोलेजन लीजिए, दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन जो आपकी स्किन में एब्सॉर्ब होता है। अदर देन दैट मेक श्योर आपकी जो कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें एटलीस्ट 8 to 9 ग्राम ऑफ कोलेजन होना जरूरी एवरी डे। एंड मोस्ट ऑफ द मराइन कोलेजन जो रहते हैं ये थोड़े से फिशी स्मेल के, इसका स्मेल अच्छा नहीं रहता, ना ही इसका टेस्ट अच्छा रहता है। सो इन्हीं सप्लीमेंट में अगर आप कुछ ऑरेंज फ्लेवर या कुछ फ्लेवर्ड ले सकते हैं कोलेजन सप्लीमेंट, तो वो बहुत ही बेटर रहेगा, बट मेक श्योर उसमें कैलोरीज या एडिड शुगर ना हो। से मेरे कुछ फेवरेट कोलेजन सप्लीमेंट्स है, इफ यू वांट टू ट्राई। ओके, सो यहाँ थोड़े आप सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज सन प्रोटेक्शन ये सबसे बड़ी चीज है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में। आप कुछ भी बाकी मत कीजिए, बट अगर आप प्रॉपर सन प्रोटेक्शन ले रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ फॉर एंटी एजिंग, बिकॉज द थिंग इज 90% ऑफ योर एजिंग साइंस आर बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर ओनली। इसी की वजह से आपने कभी नोटिस किया होगा, तो सबसे ज्यादा जो एजिंग के चेंजेस रहते हैं वो रहते फेस और आपके हाथ, जो सबसे ज्यादा धूप को एक्सपोज रहते बचपन से लेके अभी तक। ओके, सो आप अच्छे से धूप से बचाव करते हैं तो एक्चुअली आप बहुत अच्छी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, सन प्रोटेक्शन मतलब सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन मस्ट है इंडोर, पर आउटडोर जरूरी आपको कैप, मास्क या स्कार्फ या अम्ब्रेला, समथिंग फिजिकल अलोंग विद दैट सनस्क्रीन। थर्ड आता है हाइड्रेशन। अभी हाइड्रेशन क्यों जरूरी है? आपने कभी नोटिस किया है आपकी स्किन जब ड्राई रूखी होने लगती है तो ये जो लाइंस रहते हैं आंखों के नीचे का या आंखों के साइड के लाइंस, ये बहुत ज्यादा विजिबल होने लगते हैं, बिकॉज जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है तो वो थोड़ी प्लम्प अप रहती है और जिसकी वजह से ये लाइन कम दिखते हैं। बट व्हेन योर स्किन इज वेरी ड्राई ये लाइन बहुत ज्यादा विजिबल होने लगते हैं। सो एक्चुअली मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन ये बहुत ही एक क्विक हैक है उन लाइंस को छुपाने के लिए। सो हाइड्रेशन में अगर आपकी स्किन एज के साथ ड्राई होने लगी तो आपका स्किन केयर रूटीन भी चेंज करना जरूरी है। आपको हाइड्रेटिंग क्लींजर्स या मॉइस्चराइजिंग क्लींजर यूज करना जरूरी है, जैसे कि सिटाफिल जेंटल क्लींजर या सिटासिरावे हाइड्रेटिंग क्लींजर। पर उसी के अलावा आपकी बहुत ड्राई स्किन हो
तो इमीडिएटली चेहरा धोने के बाद आपको hyaluronic एसिड सिरम लगाना है एंड वो hyaluronic एसिड सिरम को अपने मॉइस्चराइजर के साथ सील करना जरूरी है। सो आप अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं एंड आपका बॉडी में का वाटर इनटेक बढ़ा रहे हैं, सो एक्चुअली इट इज गोना हेल्प यू हाइड दोज लाइंस। एज अ मॉइस्चराइजर, अगर आपकी बहुत ही ड्राई स्किन है और आपको पिंपल की बिल्कुल तकलीफ नहीं है, ऑयल तो अरेगन ऑयल या कैस्टर ऑयल भी एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है इनमें, जो आप रात में लगा के सो सकते हैं फॉर गुड हाइड्रेशन। नाउ सम ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट एस्ट्रोजन क्रीम। तो ये एस्ट्रोजन क्रीम क्या होती है? सी, पोस्ट मेनोपॉज या नियर योर मेनोपॉज आपके बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रहता है जो कम होने लगता है, एंड दैट्स द मेन रीजन फॉर ऑल एंटी एजिंग साइन। ये कम होने के कारण ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा कोलेजन लूज करने लगती है। सो देर आर फ्यू स्टडीज जो सजेस्ट करते हैं कि ये एस्ट्रोजन जो क्रीम रहती है, ये क्रीम आपके स्किन पे जब आप लगाते हैं ये बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होती है, सो देर आर नो रिस्क, बट ये स्टडीज बहुत कम है। एंड अगेन एस्ट्रोजन बहुत अच्छी क्रीम रहती है, बट द प्रॉब्लम विथ एस्ट्रोजन क्रीम, ऑब्वियसली ये तब तक ही काम करेगी जब तक आप लगा रहे हैं। द मोमेंट यू स्टॉप अप्लाइंग दिस क्रीम, everything will go back to normal. So rather than estrogen cream, which is again a hormonal cream, I would suggest retinol, because lifelong भी आप retinol लगाएंगे, it's not gonna harm your skin, but estrogen लगाने से, और we yet don't know कि लंबे समय लगाने से वो आपके ब्लड में एब्सॉर्ब होके कोई दूसरी प्रॉब्लम करेगी कि नहीं, दैट वी डोंट नो येट। सो एस्ट्रोजन क्रीम ये बहुत अच्छी, या बोल सकते हैं जल्दी असर करने वाली क्रीम रहती है, बट कई सारी स्टडीज इसमें आना बाकी है। एंड इफ यू आस्क मी, रादर देन एस्ट्रोजन इट्स बेटर टू स्टार्ट रेटिनॉल क्रीम अर्ली, ओके। बट हियर इज अ थिंग, अगर एस्ट्रोजन क्रीम लगानी है और आपको मेलाज्मा है, सो मेलाज्मा या झाइयों वाले पेशेंट में या वांग वाले पेशेंट में एस्ट्रोजन या कोई हार्मोनल क्रीम लगानी नहीं चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। सी, आई बिलीव आपका हर एक ऑर्गन आप जो खाते हैं उसको रिस्पॉन्ड करता है। सो आपको अगर हेल्दी स्किन चाहिए तो आपका खाना भी हेल्दी होना चाहिए, एंड इट्स ट्रू फॉर एवरी बॉडी ऑर्गन, एंड हर एक त्वचा की या कोई भी बीमारी के लिए आपका खाना बहुत मैटर करता है। सो आपके खाने में, नॉट फॉर ओनली हेल्दी स्किन, फॉर एंटी एजिंग पर्पस अगेन, आपके खाने में ब्राइट कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स से अच्छे अमाउंट में होना जरूरी है, बिकॉज ये ब्राइट कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल जो रहते हैं, जैसे कि टोमेटो, गाजर, कुकुम्बर, बनाना, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी जो ब्राइट कलर की चीजें रहती है, पालक, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, आपके बॉडी में, नॉट ओनली स्किन में, आपकी बॉडी में जो डैमेज होते रहता है उसको रिपेयर करने का ये काम करते हैं। अदर देन दैट, अगर आप नियर आपके 40 है या नियर आपके मेनोपॉज के पास में है, तो आपको सीड्स ये आपके डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीड्स या चिया सीड्स या सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। कुछ चिया सीड्स वगैरह जो है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, जो अगेन आपकी स्किन में हाइड्रेशन के लिए और एक ग्लो के लिए बहुत हेल्प करता है। बट फ्लैक्स सीड्स या सनफ्लावर सीड्स जो रहते हैं, ये आपके हार्मोनल बैलेंस में भी काम करते हैं। सो अगर आपकी मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं और आपके हार्मोन कम हो रहे हैं, तो दीज सीड्स आर एक्चुअली गोना हेल्प टू कीप दैट हार्मोनल बैलेंस। और बहुत ज्यादा जरूरी है कॉफी इनटेक कम रखना। कॉफी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करती है, आपकी स्किन का पानी खींच लेती है, तो अपने कॉफी इनटेक कम रखना है। साथ ही में अल्कोहल इनटेक भी आपको कम रखना जरूरी है। रिमेंबर, वाइन इज नॉट फॉर एंटी एजिंग, वाइन से भी एजिंग बढ़ती है। सो वाइन लेना मतलब आप आपके एजिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू, ओके। अदर देन दैट, शुगर ये सबसे खराब मॉलिक्यूल है जो आपको जल्दी एजिंग कर सकता है, बिकॉज शुगर से आपकी स्किन सेल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक बोल सकते एक प्रकार का स्ट्रेस या ट्रॉमा बढ़ता है।
तो शुगर जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगेन स्मोकिंग इज नॉट गुड। हियर इज अ फन फैक्ट अबाउट स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उनको यहाँ पे कई सारे लाइन्स आने लगते हैं ओवर दिस एरिया, और these are called actually smokers line कहते हैं इनको। चीज के लिए आपको ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है करना, बिकॉज एक्सरसाइज ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, और ग्रोथ हार्मोन आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए काम करता है। तो again I forgot one thing, you should include exercise, especially resistant training या weight training exercise for anti-aging benefit। अभी कई सारे लोग सोचते हैं कि एजिंग, एंटी एजिंग मतलब सिर्फ स्किन का ख्याल रखना। इट्स नॉट ट्रू। सी, चेहरे पे सबसे ज्यादा एजिंग के साइन क्यों आते हैं? विथ एज आपकी स्किन कोलेजन लूज करती है, दैट्स ट्रू, बट व्हाट हैपेंस विथ एज, आपके फेस का जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी रिग्रेस होने लगता है। आपके फेस की स्किन और बोन, इसके बीच में एक फैट पैड, एक फैट की लेयर रहती है एंड मसल की लेयर रहती है, बट जो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो बोन्स है यही रिग्रेस होने लगते हैं, तो उनका कोई सपोर्ट सिस्टम हेल्दी नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपका फैट पैड धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और यहाँ फैट रहना ये यूथफुल स्किन की निशानी है। तो यही फैट धीरे धीरे नीचे आना ये ओल्ड एज की, ये एजिंग की निशानी है, या ये ओल्ड एज की निशानी है। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए ना ही आपको सिर्फ स्किन पर आपको आपके बोन्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। फेस का जो बोन स्ट्रक्चर है ये शॉक एब्सॉर्ब करने के लिए बना है, इसके वजह से इसकी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते और इसको और स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फेस योगा वगैरह ये आपके बोन पे काम नहीं करते हैं। सो आप आपके फेस के बोन्स के लिए या ओवरऑल बॉडी के बोन के लिए एक चीज कर सकते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये अक्सर विटामिन डी पे, कैल्शियम पे तो लोग ध्यान देते हैं, बट विटामिन के को अक्सर भूल जाते हैं। एंड ये विटामिन के जो रहता है ये हमारे खाने में अक्सर बहुत कम अमाउंट में रहता है। सो कैल्शियम के लिए आपको सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा अमाउंट में लेने जरूरी है। विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर, बट सन एक्सपोजर जरूरी नहीं कि अपने फेस पे ही लेना है, आप आपके पैर पे ले सकते हैं या आपके हाथ पे ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बट विटामिन के ये मोर ऑफ फर्मेंटेड चीजों में रहता है, और अगर आपके डाइट में नहीं है तो आप विटामिन के 2 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ये तीनों विटामिन अगर आप प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, आपके बोन्स को आप लंबे समय हेल्दी रखने में मदद करेंगे, और जिसकी वजह से आपका बोन का, फेस का बोन रिसॉर्प्शन भी कम होगा। Other than retinol, there is one molecule called glycolic acid, and glycolic acid भी actually anti-aging में help करता है, because ये आपके ना ही सिर्फ डेड लेयर को हटाता है, बट आपके स्किन का कोलेजन भी बिल्डअप करता है। सो अगर आप में टैनिंग है तो अलॉन्ग विथ रेटिनॉल आप ग्लाइकोलिक एसिड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगेन ग्लाइकोलिक एसिड ये एक फोटो सेंसिटिव मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स अगर आप रात में ग्लाइकोलिक एसिड लगा रहे हैं तो मेक श्योर दिन में धूप से बचाव करना जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ चीजें जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट यू कैन ट्राई। गौशा या फेस रोलर जो रहते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म, बट इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द गौशा या फिर फेस रोलर जो रहते हैं उसके वजह से आपका स्किन का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो सकता है, विच हेल्प्स इन पफिनेस, आपके स्किन पे जो है उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। इसी के अलावा कुछ दो प्रोसीजर्स है जो आपको ट्राई करनी है तो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। एक है डर्मा पेन या डर्मा रोलर। डर्मा पेन या डर्मा रोलर सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन में कुछ टाइनी इंजुरीज क्रिएट करता है। आपकी स्किन वो टाइनी इंजुरीज के साइड में न्यू कोलेजन बिल्डअप करना शुरू करती है। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये काफी अच्छी प्रोसीजर है एज अ एंटी एजिंग स्किन रूटीन। डर्मा रोलर से बेटर है डर्मा स्टैंपिंग, बिकॉज डर्मा रोलर में साइड में जब आप रोल करते हैं तो टाइनी पंक्चर होते हैं, पर आपके आजू बाजू की स्किन भी ज्यादा डैमेज होती है। एंड बहुत ज्यादा डैमेज हो तो इंडियन स्किन ज्यादा पिगमेंट भी बना सकती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग डर्मा रोलर।
डर्मा रोलर यूज करना है तो 0.5 mm का डर्मा रोलर आप यूज कर सकते हैं। ये जो सारे प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर डर्मा रोलर से बेहतर आई वुड सजेस्ट डर्मा स्टैम्प, बिकॉज डर्मा स्टैम्प में स्टैम्पिंग एक्शन होती है जिससे लैटरल डैमेज, आजू बाजू की स्किन में डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। 0.5 डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प एवरी मंथ इज एनफ। अदर देन दैट there is a thing called red light therapy, LED light therapy. आप ये होम यूज डिवाइस यूज कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड फॉर योर स्किन, बट रिमेंबर बहुत क्लोज चेहरे को मत पकड़िए और आपका डिवाइस अच्छा होना जरूरी है। बिकॉज द थिंग, अगर आप खराब क्वालिटी के डिवाइस यूज कर रहे हैं आप और यू है आप बहुत स्किन के पास में रख रहे हैं तो आपके स्किन पे ये थोड़ा बहुत हाइपर पिगमेंटेशन भी क्रिएट कर सकता है फॉर इंडियन स्किन। ओके, सो यू हैव टू यूज इट केयरफुली। अगेन रेड LED लाइट का भी लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, एजिंग ये सिर्फ स्किन से रिलेटेड नहीं रहता है। सी आपका फेस, आपकी बॉडी, आप मन से खुश रह रहे हैं कि नहीं, आप वो इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टेंटली फ्रॉन कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टेंटली ऐसे रह रहे हैं, तो विथ एज आपको यहाँ एक डीप लाइन आने लगेगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा कर रहे हैं, लाइक ऐसा, तो आपको यहाँ की लाइन प्रोमिनेंट होने लगेगी। सो एजिंग एक्चुअली मीन्स आप बॉडी को ही नहीं, आपके मन को भी कैसे हेल्दी रखना, आपके दिमाग को भी कैसे हेल्दी रखना, ये भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ एंटी एजिंग प्रोसीजर्स पे, तो नेक्स्ट वीक उसे देखना मत भूलिएगा। एंड आई एम श्योर आपको वो भी वीडियो बहुत पसंद आएगा। और आपकी कोई एंटी एजिंग के बारे में क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आप हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं तो मेक श्योर मेरा ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। एंड अगर आप पिंपल से परेशान हैं तो ये वीडियो मत देखना भूलिए।